गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपना कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट साइंस के टेस्ट नंबर 10 का एनालिसिस करने वाले हैं। आज टेस्ट संख्या 10 का हम लोग एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 9 साइंस के टेस्ट का एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो न भूलें, क्योंकि आपको आने वाला जो टेस्ट का क्वेश्चंस है जिसका एनालिसिस हो रहा है वो आपको मिलता रहेगा। लगभग YouTube चैनल पे 2000 से अधिक साइंस के क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करवाने वाले हैं और ये आज का 10वां टेस्ट है जिसमें लगभग हम लोग 300 तक प्रश्न का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले 268 टेस्ट तक का एनालिसिस हो चुका है। आज 268 से आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग साइंस के टेस्ट को शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल यह है कि मोमबत्ती के लौ के किस क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है। जब आप मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जब आप जलाइएगा तो किस क्षेत्र में पूर्ण रूप से क्या होता है, आपका दहन होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, आंतरिक क्षेत्र में, बाहरी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, डार्क जोन में, कहां पे होता है। तो याद रखिएगा, पूर्ण दहन मोमबत्ती के लौ का पूर्ण दहन कहां पे होता है, तो कहां पे होता है, बाहरी क्षेत्र में। अब बाहरी क्षेत्र में क्यों होता है, रीजन है बाहरी क्षेत्र में क्यों होता है। बाहरी क्षेत्र में इसलिए होता है कि बाहरी क्षेत्र में ऑक्सीजन क्या होता है, आपका अधिक मिलता है। ऑक्सीजन क्या मिलता है, आपका अधिक मिलता है, इसलिए अच्छे से जल पाता है, दहन हो पाता है। तो सबसे ज्यादा लौ किस क्षेत्र में होता है, तो याद रखोगे बाहरी क्षेत्र में। इसलिए बाहर के एरिया में नीला दिखाई देता है आपको जब जलता है, तो कैसा नीला, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, आपका बाहरी क्षेत्र। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 269। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन है, एक अभिकथन है और एक कारक है। यह अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन आज बीपीएससी और दरोगा में बहुत इस तरह का प्रश्न आता है। तो चलिए देखते हैं, सावधानी पूर्वक पहले आपको पढ़ना है फिर जवाब देना है। चलिए, अभिकथन आपका दिया है, जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है। कंघी को जब आप क्या करते हैं, सूखे बालों से रगड़ते हैं तो वह कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित, तो कंघी क्या करता है, याद कीजिए बचपन में जब पेन से हम लोग बाल को क्या करते थे, रगड़ते थे और कागज का टुकड़ा करके उसको चिपका करके उठाते थे। ये तो आप सभी ने भी किया होगा। तो वही पूछा गया, कंघी से सूखे बाल को रगड़ते हैं तो वो कागज के छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। सही है, बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है, कारण यहाँ पे दिया हुआ है। जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो बालों से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण कर लेता है और ऋण आवेश, यानी कंघी क्या करता है, बाल से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और कंघी ऋण आवेश हो जाता है और यही ऋण आवेश कागज को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो ये दोनों क्या है, आपका सही है, कथन भी सही है और उसका कारण भी क्या आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये आप प्रैक्टिकल किए होंगे तो ये आप समझ सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में, यानी कौन से विटामिन का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, विटामिन सी, यानी विटामिन सी को ही क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसका डायरेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द्रव अवस्था से गुजरे बिना किसी ठोस को डायरेक्ट किस में बदला जाए, गैस में। तो उस अवस्था में बदलने का जो विधि होता है उसको क्या कहा जा रहा है, यानी आपसे कहा रहा है कि ठोस को आप डायरेक्ट किस में बदल दो, गैस में बदल दो। ये कौन सा विधि कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। क्या विधि कहलाता है आपका, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और इससे हम लोग किसको करते हैं, कपूर को। किसको करते हैं, कपूर को जब आप गर्म करोगे तो वो द्रव ना बन के डायरेक्ट किसमें बदल जाता है, आपका गैस में बदल जाता है। तो इसलिए कौन सा विधि होगा आपका, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। ये आपका केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मेढकों में थायरोक्सिन उत्पादन, यानी आप पढ़ते हैं ना थायरोक्सिन हार्मोन, तो वही बोला गया थायरोक्सिन उत्पादन के लिए पानी में डैश की उपस्थिति आवश्यक है। पानी में क्या रहेगा जो थायरोक्सिन बनेगा, तो थायरोक्सिन किससे बनता है, तो आप सभी पढ़े होंगे
थायरोक्सिन किससे बनता है? तो किससे बनता है? आयोडीन से। किससे बनता है? आयोडीन से बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पानी से क्या चाहिए आपका? आयोडीन चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस वास्तव में डैश एक रोग है। किसका रोग है? एस्बेस्टोसिस ये होता क्या है पहले समझते हैं इसको। एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस क्या है? तो ये फेफड़ा से जुड़ा हुआ बीमारी है। क्या है ये आपका? फेफड़ा से जुड़ा क्या है आपका? एक रोग है। और ये रोग क्यों होता है? फेफड़ा में सूक्ष्म कण या धूल के बार बार जाने से। कैसे होता है ये आपका? फेफड़ा की नली में या फेफड़ा में बार बार सूक्ष्म कण या धूल जाने से। फेफड़ा में बार बार धूल जाएगा या सूक्ष्म कण जाएगा तो कौन सा बीमारी होता है फेफड़ा में? एस्बेस्टोसिस। याद रखोगे किससे जुड़ा हुआ बीमारी है आपका? ये फेफड़े से, लंग से जुड़ा हुआ क्या है? बीमारी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है? यानी जो ज्वलनशील पदार्थ, अंग्रेजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, यानी ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। तो जलता कौन नहीं है? देखिए पेट्रोल में आप आग लगते हुए देखे होंगे, एलपीजी में भी आप आग लगते हुए देखे होंगे, और शराब में भी, अल्कोहल में भी क्या लगता है? आग लगता है। लेकिन ऑक्सीजन में आग नहीं लगता है। याद रखोगे ऑक्सीजन नहीं जलता है। ऑक्सीजन जलता है? ऑक्सीजन नहीं जलता है। याद रखोगे ऑक्सीजन क्या करता है? दहन में या जलने में मदद करता है। जलने में क्या करता है? मदद करता है। स्वयं ऑक्सीजन कभी भी नहीं जलता है। याद रखोगे ऑक्सीजन जलने में क्या करता है? मदद करता है ऑक्सीकारक के रूप में। किस रूप में? ऑक्सीकारक के रूप में। तो ऑक्सीजन नहीं जलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन, क्योंकि ये तीनों ज्वलनशील पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विकासवाद का सिद्धांत। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन। क्या नाम है आपका? चार्ल्स डार्विन। कब दिया था चार्ल्स डार्विन ने? 1859 में। कब दिया है आपका? 1859 में। कौन सा किताब है इसका? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। क्या नाम है किताब का? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। स्पेसीज ये बुक है, और इसी बुक में कहीं ना कहीं विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, चार्ल्स डार्विन। किसने दिया था विकास का सिद्धांत? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। पीने का पानी, पीने के पानी हमारे शरीर के लिए क्या है? आवश्यक है। क्या है आपका? ध्यान न देने योग्य, नग्न, ऐच्छिक, आवश्यक। क्या है आपका? पीने का पानी क्या है? हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्लोज्ड सिस्टम का उदाहरण क्या है? यानी क्लोज्ड सिस्टम किसको कहा जाता है? तो देखिए ओवन दिया हुआ है आपका, फ्रीज दिया है, रेफ्रिजरेटर, भाप का टरबाइन दिया गया है, और आपका धातु कर्म दिया गया है। तो देखिए धातु कर्म तो क्लोज सिस्टम नहीं होता है, और भाप का टरबाइन भी क्लोज नहीं होता, क्योंकि इससे भी भाप निकलता है। तो बच गया दो, ओवन और फ्रीज। ओवन और फ्रीज दोनों क्लोज सिस्टम है, लेकिन इन दोनों में भी सबसे ज्यादा क्लोज कौन है आपका? तो कौन है? फ्रीज। अगर आप फ्रीज को खुला रखोगे तो फ्रीज के अंदर का पानी ठंडा नहीं होगा, यानी फ्रीज नहीं रह जाएगा जब उसको खोल के रखोगे। इसलिए उसको हमेशा क्लोज रखना होता है, तभी वो काम करता है। तो इसलिए क्लोज सिस्टम का उदाहरण बेस्ट सबसे अच्छा एग्जांपल कौन है आपका? फ्रीज। ऐसे ओवन भी आपका क्लोज सिस्टम में भी आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पानी पीने के लिए सुरक्षित बनाने की विधि निम्नलिखित में कौन से? यानी पीने वाले पानी को सुरक्षित बनाने के लिए कौन सा विधि सही है? ऑप्शन में देखते हैं। जमने से पानी सुरक्षित होगा क्या? नहीं होगा। तो ये तो हो नहीं सकता है। पानी में कीटाणुओं को मारने के लिए उबालते हैं, बिल्कुल।
पानी में जब कीटाणु होता है उसको मारने के लिए अगर पानी उबाल देंगे तो सही हो जाएगा, पानी अच्छा हो जाएगा। नमक मिला करके बिल्कुल नहीं, क्लोरीन मिलाने से, बिल्कुल क्लोरीन मिलाने से भी पानी शुद्ध होता है, सुरक्षित होता है, और उबालने से भी सुरक्षित होता है। तो इसका आंसर आपका दोनों ऐसे होगा, लेकिन इन दोनों में भी ज्यादा सटीक आंसर कौन सा है, तो वो कौन सा है आपका क्लोरीन। ऐसे आप दोनों सही है, ठीक है। तो इसका क्लोरीन क्या है आपका सटीक आंसर है। क्लोरीन को हम लोग मुख्यतः, क्लोरीन को मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों को या पानी को सुरक्षित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, गोबर गैस में प्रधान रूप से कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में कौन सा गैस होता है? मीथेन। ये आप लोग जानते भी होंगे सभी लोग। गोबर गैस में सबसे अधिक कौन सा गैस होता है आपका? मीथेन गैस होता है, इससे हम लोग खाना बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप असामान्य है? यानी ब्लड ग्रुप कौन एबनॉर्मल है, असामान्य है? देखिए, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ए पॉजिटिव सामान्य है, बी पॉजिटिव भी आपका सामान्य है, ओ पॉजिटिव ये भी आपका सामान्य कह सकते हैं, और ए निगेटिव, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए बी निगेटिव क्या है आपका? वो क्या है? एबनॉर्मल है, असामान्य है, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है, पक्षी के उड़ान अनुकूल किसके कारण होता है? यानी पक्षी जो उड़ पाती है अच्छे से, वो किसके कारण उड़ पाती है? देखते हैं, पंखदार आवरण के कारण, पंख के कारण, इंसुलेशन के कारण, खोखली हड्डी। किसके कारण उड़ पाता है? खोखली हड्डी। और खोखली हड्डी होने से पक्षी का वजन बहुत कम होता है, जिसे उड़ने में आसानी होता है। तो किसके कारण? आपका खोखली हड्डी के कारण, याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, जीवों के उस समूह का नाम बताइए जिसके पिछले अंगों में पंजे होते हैं, यानी पिछले अंगों में पंजे होते हैं जो चलने, बैठने, तैरने के अनुकूल, यानी पंजा चलने, बैठने, तैरने के लिए, जबकि अग्रपाद उड़ने के लिए अनुकूल होते हैं। यानी उड़ेगा कौन आपका? तो देखिए, ऑप्शन दिया है, पक्षी, सरीसृप, रेंगने वाला, स्तनधारी, उभयचर। इसमें से ये तीनों नहीं उड़ेगा, लेकिन ये पक्षी आपका उड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? उड़ने वाला तो कौन है आपका? पक्षी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पक्षी का ये बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, छोटे दोहराए जाने वाले एकल इकाइयों से बनी लंबी श्रृंखला को क्या कहते हैं? अंग्रेजी देखते हैं, नेम ऑफ द लॉन्ग चेन मेड ऑफ स्मॉल रेपिटेशन मोनोमर्स। यानी बहुत सारा जब मोनोमर्स मिलता है तो क्या बनता है? पॉलीमर। क्या बनता है आपका? पॉलीमर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बहुलक यानी पॉलीमर। मोनोमर बहुत सारा मिलके क्या बन जाता है आपका? पॉलीमर। केमिस्ट्री में इसको हम लोग पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, निर्देश दिया गया स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, इसमें भी आपका अधिक अभिकथन है और कारण है, दोनों को पढ़ना पड़ेगा। अभिकथन को पढ़ते हैं। अभिकथन, निशाचर पक्षी जैसे उल्लू की बात कर रहा है कि पुतलियां बड़ी होती है। उल्लू की पुतलियां क्या होता है? बड़ा होता है। कारण बता रहा है, यह प्रकाश को रेटिना तक जाने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। यानी उल्लू को रात में दिखाई देता है, ये आप जानते भी होंगे, सुने भी होंगे। तो उल्लू जो है वो रात में क्यों देख पाता है? क्योंकि पुतली बड़ा होता है, जिस कारण से अधिक रोशनी या अधिक प्रकाश आंख तक पहुंच पाता है और उसको देखने में क्या होता है? दिक्कत नहीं होता है। तो बिल्कुल ये सही बोल रहा है कि ज्यादा मार्ग होता है और प्रकाश ज्यादा पहुंच पाता है। तो दोनों आपका क्या है? ए और आर दोनों क्या है आपका? सत्य है। कथन भी सही है और कारण भी क्या है आपका? सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, डैश लैक्टिक एसिड किण्वन को शामिल करके निर्मित, यानी लैक्टिक एसिड से शामिल करके किसको बनाया जाता है? किण्वन के द्वारा। तो देखिए, यहां पे आपका दिया हुआ है दूध, दही, दही, दूध, बियर, सिरका। तो देखिए यहां पे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड क्या होता है? दूध। आप दूध में जानते हैं क्या पाया जाता है? लैक्टोज। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। और इसी लैक्टोज को लैक्टोबैसिल्स, लैक्टोबैसिल्स, लैक्टोबैसिल्स जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ये लैक्टोबैसिल्स क्या करता है? लैक्टोज को लैक्टिक एसिड किसमें बदल देता है? लैक्टिक एसिड में बदल देता है। लैक्टिक एसिड में क्या कर देता है? बदल देता है। और ये किसमें होता है? दही। किसमें होता है ये आपका?
ये पूरा प्रक्रिया किसमें होता है? दही में। इससे ही क्या होता है? दही आपका खट्टा होता है या दही बनता है किस विधि से? किण्वन। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका? दही। यानी लैक्टिक एसिड को किण्वन से किसमें बदलते हैं? दूध के लैक्टोज को लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिससे दूध क्या हो जाता है आपका? वो दही में चेंज हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका? दही। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। शुतुरमुर्ग का अंडा, मानव भ्रूण, गर्भनाल, सफेद रक्त, WBC। तो क्या हो जाएगा आपका? बहुत आसान क्वेश्चन है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ा कोशिका है। अंडा एक कोशिकीय जीव है, तो इसलिए सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का। तो शुतुरमुर्ग ये क्या होगा? इसका सबसे बड़ा कोशिका का एग्जाम्पल होगा। आगे बढ़ते हैं। डैश में काम करने वाले लोगों में काला फेफड़ा रोग होता है। काला फेफड़ा, काला से कोयला, यानी किसमें हो जाएगा? IT, मत्स्य, कृषि, कोयला। तो कोयला में काम करने वाले का फेफड़ा क्या हो जाता है आपका? काला हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके रैखिक विस्तार गुणांक अधिक है? रैखिक विस्तार गुणांक किसका अधिक है आपका? ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहां पे आपका तीन चीज, एक दिया है आपका क्वार्ट्ज, सबको आपका जानना पड़ेगा रैखिक विस्तार गुणांक कितना होता है। एक क्वार्ट्ज दिया हुआ है आपका, इस्पात दिया गया है, इस्पात को ही हम लोग लोहा भी कह सकते हैं, और आपका क्या दिया हुआ है? एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम। तो क्वार्ट्ज का कितना होता है आपका? 0.5 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। लोहा का कितना होता है? 12 गुना 10⁻⁻6 डिग्री। एल्युमिनियम का कितना होता है आपका? 23 गुना 10⁻⁻6। तो अब देखिए ये सब आपका गुणांक है जो आपको याद करना होगा। अब इसमें सबसे अधिक कौन है आपका? 23 वाला, और सबसे कम कौन है आपका? तो वो है क्वार्ट्ज वाला। तो पूछा गया है अधिक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। तो याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पाया कि जब निकट से संबंधित तत्वों को 3 समूह में रखा जाए, यानी 3 समूह, यानी 3 तत्वों को, यानी तत्व को 3 समूह में रखा जाए, तो मध्य का तत्व परमाणु भार के उस समूह के अन्य 2 तत्वों के लगभग अंक गणित के बराबर हो जाए। ये किसका बात कर रहा है? ट्राइड का। किसका बात कर रहा है? ट्राइड। ये ट्राइड क्या था? ये तत्वों को सजाने का एक तरीका था। तत्वों को सजाने का क्या था? एक तरीका था। और ये तत्वों को सजाने का जो तरीका है, ये किसने आपका दिया था? डेवोर्नियर। किसने दिया था आपका? डेवोर्नियर। इन्होंने इसको कहीं ना कहीं दिया था। कब दिया था? 1817 में। यानी ट्राइड का नियम किसने दिया था? तो कौन दिया था? डेवोर्नियर। तो यही पूछा गया है किसने दिया था? तो JW डेवोर्नियर। किसने दिया था इसको? आपका ट्राइड। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पीरियड टेबल को सजाने का नियम दिया था 3 तत्वों को डेवोर्नियर ने। बीच का तत्व, दोनों का जो परमाणु भार था बीच के तत्व के, उसका एवरेज होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के समूह 16 यानी ग्रुप 16, किसका बात कर रहा है ये आपका? ग्रुप 16 को किस रूप में जाना जाता है? यहां ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है? क्षारीय मृदा, यानी अल्कली अर्थ मेटल, ये क्या है? ग्रुप 2। ये किसका आपका बात कर रहा है? ग्रुप 2 का। संक्रमण, ये क्या है आपका? ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, और ये आपका चाल्कोजेन, और ये आपका हेलोजेन। तो ग्रुप 16 को क्या कहा जाता है? चाल्कोजेन। क्या कहा जाता है? चाल्कोजेन कहा जाता है, याद रखोगे। और इसमें कौन कौन सा आता है? ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है। क्या आता है आपका? ऑक्सीजन और सल्फर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? चाल्कोजेन हो जाएगा। तो याद रह जाएगा, ये सारा केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? एक जापान में क्योटो शहर है, यहां पे अंतरराष्ट्रीय मीटिंग हुआ था, और इस मीटिंग में क्या हुआ था उसी से संबंधित बात आपसे पूछा जा रहा है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में लोहे के उपयोग में कमी से बात हुआ था, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के,
फसलों की कटाई की कमी से, ध्वनि स्रोतों के प्रदूषण की कमी से। तो क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, तो याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस यानी पृथ्वी का जो लगातार तापमान बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैस के कारण, उस ग्रीन हाउस गैस को कैसे कम किया जाए, इसी को लेकर के चर्चा हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ था, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डैश वे रसायन होते हैं जिन्हें मारने के लिए खरपतवारों पर छिड़काव किया जाता है। खरपतवार को मारने के लिए किसका, खाद, बिल्कुल नहीं, उर्वरक, बिल्कुल, खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। अगला है शाकनाशी। शाकनाशी भी तकनीकी रूप से सही है, लेकिन ज्यादा सही आंसर कौन है आपका, तो वो है खरपतवार नाशी। हम लोग इसको जानते हैं, खरपतवार को नाश करने वाला ये दवाई होता है जो खरपतवार को खत्म कर देता है छिड़काव करने से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक कचरे को संदर्भित करता है जिसमें बेकार हो चुके पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण शामिल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो उपकरण होता है पुराना, जो बेकार पड़ा होता है, उसको क्या कहा जाता है, खतरनाक अपशिष्ट नहीं, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई अपशिष्ट, कंप्यूटर अपशिष्ट, क्या कहते हैं उसको, ई वेस्ट। क्या कहा जाता है उसको, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वेस्ट होता है उसका नाम क्या है, ई वेस्ट के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। अगला है सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य कवक है, यानी खाने वाला कवक कौन है। ये आपका चारों कवक दिया गया है, खाने वाला, ये दो कवक जो है खाने वाला नहीं है, खाने वाला नहीं है, और ये जो है आपका खाने वाला है, इसी को बटन मशरूम, ये क्या आपका बटन मशरूम का एक प्रजाति है, और ये भी आपका खाने योग्य है। लेकिन ज्यादा खाने योग्य खाते कौन है हम लोग, एगेरिकस। किसको खाते हैं, एगेरिकस को, यानी बटन मशरूम को खाया जाता है ज्यादा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एगेरिकस। तो ये आप समझ चुके होंगे। तो आज का जो था यहां तक ही प्रश्न है, इसके आगे हम लोग सेट 11 को हम लोग जानेंगे, और उसमें हम लोग 300 से पार करेंगे, और लगभग 295 से लेकर के 330 के आसपास तक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे रखने वाले। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको आने वाले जो वीडियो है वो आपको मिलता रहेगा। और हम लोग 2000 से अधिक साइंस का प्रश्न करने वाले हैं, और आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप भागलपुर से हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कंपटीशन की तैयारी करने के लिए अपना कंपटीशन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप साइंस का या किसी भी चीज, किसी भी एग्जाम्स या किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप टेस्ट चाहते हैं, तो आप अपना कंपटीशन क्लास ज्वाइन करके टेस्ट दे सकते हैं। तो आज हम यहीं पे रहने वाले हैं, रुकने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में सेट 11 का एनालिसिस में।